हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत दिल की गहराइयों से। बायनोमियल थ्योरम में पार्ट 2 आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पिछला जो पार्ट था उसमें मैंने जो सिलेबस वाली बातें हैं वो सारी समझा दी थी, बट आप लोगों की डिमांड रिक्वेस्ट आप लोगों की बहुत रही है कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए और जो डिलीटेड वाला पोर्शन भी है उसको भी कवर किया जाए। तो बच्चे आज के जो वीडियो होगा इसमें मैं आप लोगों को जनरल टर्म, मिडिल टर्म, कोफिशिएंट्स, इंडिपेंडेंट टर्म और क्या बोलते हैं आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो मैं आज के इस वीडियो में इधर कवर करने वाला हूं। सो गाइस ऐसा है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस ऐसा शुरू करेंगे बायनोमियल थ्योरम के। बायनोमियल थ्योरम में बच्चे ऐसा है ना, अगर मैं बायनोमियल थ्योरम की बात करूं तो जो फॉर्मूला जो मेन आपको लिखवाया गया था कि अगर मान लो कभी a प्लस बी की पावर में हमारे पास अगर आ जाए a प्लस बी की पावर में कभी आ जाए n आ जाता है। ये n का मतलब होता है बायनोमियल इंडेक्स। बायनोमियल इंडेक्स ये आपने पहले पार्ट में देखा होगा। अब बायनोमियल a और b इसको एक्सपेंड करना है तो तरीका जो था बेटा वो कुछ इस प्रकार से था कि यहां रहता है nc0, nc1, nc2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते रहता है, ये जाता है ncn तक, इतना होता है ना। अब देखिए यहां पर, हाँ यहां प्लस रहेगा, इधर प्लस रहेगा, इधर प्लस रहेगा, ये हमारे प्लस में रहेंगे। अच्छा यहां a की पावर में n होता है, ठीक है, यहां a की पावर में n-1 होता है, ठीक है। ये n और 0 का डिफरेंस, n और 1 का डिफरेंस, n और 2 का डिफरेंस, यहाँ n-2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे a की पावर में n-n इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही यहाँ फिर b भी आता है, बट b की पावर में 0 रहता है, b की पावर में 1 रहता है, b की पावर में 2 रहता है, जो भी यहाँ देखो यहाँ 2 है तो वहाँ 2 रहेगा, यहाँ b की पावर में n रहता है। ये कुछ इस तरह से था यार, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी टर्म है, टर्म कौन सी है, तो आप कह देंगे सर ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म, गाइस दिस इज थर्ड टर्म। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां r की वैल्यू 0, r की वैल्यू इसमें 0 तो टर्म फर्स्ट है, r की वैल्यू 1 तो टर्म सेकेंड है, r की वैल्यू 2 तो टर्म थर्ड है, यहां r की वैल्यू n है तो गाइस दिस विल बी द n+1th टर्म, n+1th टर्म। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि वो जो n होता है दिस इज कॉल्ड बायनोमियल इंडेक्स, बायनोमियल इंडेक्स। और बायनोमियल इंडेक्स अगर हमें मालूम हो तो यहां से हम लोग टोटल टर्म्स भी बता सकते हैं, और टोटल टर्म्स जो हमारी हो जाती हैं वो n+1 हो जाती है। वो आपने देखा होगा ना कि जैसे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से 3 टर्म्स हमारे पास रहा करती हैं यहाँ पर यार, है ना। तो यहाँ पर पावर में 2 था तो 2 + 1, देयर आर टोटल 3 टर्म्स। ऐसी पावर में अगर n हो तो टोटल टर्म्स विल बी n+1। सो गाइस अब नई चीज हम लोगों को यहाँ पर क्या सीखनी है, नई चीज हमें यहाँ पे क्या सीखनी है। सो गाइस हमें यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है जनरल टर्म्स। बच्चा लोग हमें समझना है जनरल टर्म्स। जैसे बच्चे फर्स्ट टर्म आपके सामने है, सेकेंड टर्म आपके सामने, थर्ड टर्म आपके सामने है, इनफैक्ट n+1th टर्म भी आपके सामने है। अगर मैं बोलूं कि किसी एक जनरल टर्म के जरिए मैं सबको रिप्रेजेंट करना चाहूं, जनरल, जैसे मैं बोलूं कि 2x + 3y + 4 = 0, तो आप कहेंगे सर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं लिख दूं ax + by + c = 0, तो आप क्या बोलेंगे सर दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट दिस इज अ जनरल फॉर्म, दिस इज अ जनरल फॉर्म। अच्छा तो ये क्या है, सो बच्चे आप बोलेंगे दिस इज पर्टिकुलर फॉर्म। आपको याद होगा ये जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको जब ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये किसी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये जो है, ये जो जनरल इक्वेशन मैंने जो लिखी है ये एक नहीं, ये सब लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है जनरल फॉर्म में। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट करा जाए इन जनरल फॉर्म। तो वो जो जनरल टर्म है वो कैसी दिखती होगी हमको ये समझना है बेटा यहां पे। तो बच्चे
याद रखिएगा, जैसे यहां पे NC0 है, NC1 है, NC2 है, NCN है, ठीक है। ये n सब में फिक्स रहता है, ठीक है। बदलने वाली चीज है 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो बच्चे याद रखिए, जो जनरल टर्म हमारी होती है, यहां हम लिखते हैं TR+1, TR+1। देखो ये कैसे मैं बताता हूं अभी आपको, जरा समझेगा। जैसे गाइस मैं आपसे बोलूं हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे NC0 a की पावर n b की पावर 0, देख सकते हैं, है ना। मैं बोलूं बच्चों हमारी सेकेंड टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे सर NC1 n-1 और b की पावर 1। सर ये रही हमारी सेकेंड टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। ऐसी थर्ड टर्म निकाल दोगे, NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2, है ना। मैं बोलूं 11th टर्म क्या होगी, 11th टर्म, तो आप बोलेंगे सर दिस इज NC। समझो यहां 1 था तो R0 बन गया, सेकेंड टर्म में R1 बन गया, थर्ड टर्म में R2 बन गया, 11th टर्म में R क्या बन जाएगा, 11th टर्म में R क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अच्छा मैं बोलूं कि किसी टर्म में R की वैल्यू 19 है, तो टर्म क्या रही होगी, किसी टर्म में R की वैल्यू 19 है, 19, तो टर्म क्या रही होगी, सो गाइस 20th टर्म रही होगी, 20th टर्म तो R 19, एक कम, ठीक है। सो 11th टर्म R 10 और a की पावर में n-10, b की पावर में 10। मैं बोलूं कि कोई टर्म थी, पता नहीं कौन सी थी, बट उसमें R की वैल्यू 15 है, तो a की पावर में n-15, b की पावर में 15। क्वेश्चन आता है कि वो टर्म कौन सी रही होगी, वो टर्म कौन सी रही होगी। सो आप बोल देंगे सर वहां 15 लिखा है तो पक्की बात है 16th टर्म रही होगी। आई होप क्लियर होगा सबको। सो गाइस उसी प्रकार से जनरल टर्म जो हमारी होती है NCR, ये R पता लगाना है बस आप लोगों की कि R क्या है, ठीक है। सो NCR a की पावर में n-r, यहां a की पावर में n-2, a की पावर में n-10, a की पावर में n-15, यहां a की पावर में n-r, b की पावर में r, b की पावर में 15, b की पावर में 10, b की पावर में 2, b की पावर में 1, यहां b की पावर में r। क्वेश्चन है कि टर्म कौन सी रही होगी, सो आप बोलेंगे सर यहां r लिखा हुआ है तो पक्की बात है ये R+1th टर्म रही होगी। 15 है तो इधर 16, वहां 10 है तो इधर 11, वहां 2 है तो इधर 3, ठीक है। सो थोड़ा सा अभ्यास चाहिए इसके लिए भाई, बाकी ये चीज अपने आप ही आप लोगों को याद हो जाएगी। एंड गाइस इससे हम बोला करते हैं जनरल टर्म, यह है हमारा सामान्य पद, जनरल टर्म। इसके जरिए आप बिना एक्सपेंड किए, भाई अगर देखो यहां a प्लस बी की पावर में 4 5 6 7 तक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट a प्लस बी की पावर में 20 आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, तो उस सिचुएशन में इतना एक्सपेंड थोड़ी करने बैठेंगे यार। तो यहां पर जो है बेटा हमें जनरल टर्म की जरूरत पड़ा करती है भाई, ठीक है। तो भाई अब इसकी जरूरत कैसे पड़ा करेगी जरा देखिएगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। पहले तो कुछ क्वेश्चन में ना जनरल टर्म कैलकुलेट करते हैं कि जनरल टर्म है क्या, जनरल टर्म है क्या बच्चों हमारे पास, चलिए एक बार पहले वो कैलकुलेट करते हैं। सो देख सकते हैं गाइस यहां पे पहले पार्ट की में थर्ड क्वेश्चन आपकी बुक एनसीईआरटी में x² - y पूरे की पावर में 6 है। यहां पर आप देख सकते हैं n हमारे लिए 6 है, a का काम कर रहा है x², b का काम कर रहा है माइनस का y, ठीक है। सो बच्चे हमें निकालनी है जनरल टर्म, वी हैव टू फाइंड जनरल टर्म और फॉर्मूला होता है R+1 निकालने के लिए NCR, a की पावर में n-r और b की पावर में r, इतना होता है। तो भाई देखो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, और आप चाहो तो देखो n की जगह 6 रख दो, r की वैल्यू नहीं पुट करनी, a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू रखो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, ठीक है। और मैं सीधा उसको देखता हूं कि पावर में 6 है तो 6CR, a का काम कर रहा है x², उसकी पावर में 6 - r, b का काम कर रहा है माइनस का y, उसकी पावर में r। चेक कर सकते हैं n की जगह 6 आ गया, a की जगह पर x² आ गया, n - r यानी 6 - r, b की जगह -y, पावर में r, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन जाएगा 6CR x की पावर में
2 इंटू 6 माइनस आर, ये बन जाएगा 12 माइनस में 2r। ये जो माइनस का y होता है ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज y इंटू में -1, y इंटू में -1, और क्योंकि इसकी पावर में r लगा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ y की पावर r इंटू में -1 की पावर r। और इस प्रकार से बच्चे आपने ये जो है ये आप लोगों ने जनरल टर्म फाइंड कर दी है। अब ये जनरल टर्म हमें निकाल तो दी है, इसका करेंगे क्या, करेंगे क्या भाई? करना कुछ नहीं है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया होता कि बताओ भाई, बताओ जी इसमें फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे टर्म अगर 4 है तो r कितना होगा, r प्लस 1 जो है वो 4 के बराबर है, तो पक्की बात है r कितना होगा, 3 होगा। तो आपने सिंपली 6c3 x की पावर में 12 माइनस 2 इंटू 3 y यानी कि y की पावर में 3 और -1 की पावर में 3, ये आपकी टर्म निकल गई थी। ये आपका आंसर, आपने बड़े इजीली फोर्थ टर्म निकाल दी, आपने पूरे को एक्सपेंड नहीं किया। आपसे अगर पूछा जाए फिफ्थ टर्म क्या है तो आप वो भी बता सकते हो। अब यहां तो चलो पावर में 6 है, बोलोगे कि सर यहां तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वहां पावर में 12 है, पावर में कितना है 12। अब सोचो क्या उसको एक्सपेंड करने बैठोगे, एक्सपेंड नहीं करना। हम बोलेंगे कि यहां n का काम कर रहा है 12, a है हमारे लिए x² और b है हमारे लिए yx, माइनस का yx। a है x², b है हमारे लिए माइनस का yx, ठीक है। सो गाइज हमें निकालना है इसमें जनरल टर्म। मैं फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। सो जनरल टर्म t r+1, n है हमारे लिए 12 c r, a है हमारे लिए x², पावर में 12 माइनस r, पावर में हमारे पास यहाँ पे रहेगा 12 माइनस r, b हमारे लिए है माइनस का yx और पूरे की पावर में आ जाएगा r। अब इसमें ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां पर तो सिर्फ एक x था और एक y था, यहां पर x यहां भी है और x वहां भी है ना। तो यहां पर देखो क्या करेंगे आप लोग, 12cr x की पावर में 2 इंटू 12 24 माइनस में 2r, y की पावर में r, x की पावर में r, जो r है इन दोनों के साथ चले गया और -1 को अलग कर दो, उसकी पावर में भी r। ओके, अब देखो इतना कर लेते हैं बच्चे। तो देखो आपने सुन रखा है ना बच्चे, बेस सेम होने पे पावर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इस x की मल्टीप्लाई उस x के साथ हो रही है, तो -2r में उस r को मैं प्लस कर देता हूं, यहाँ y की पावर r रहेगा और आगे -1 की पावर में r रहेगा। सो गाइस ये हमारा बन जाएगा 12cr x की पावर में 24 -2r प्लस r विल बी माइनस का r, और y की पावर में भी r और -1 की पावर में भी r। समझ में आ रहा है मेरे यार कि नहीं आ रहा? ये आपकी जनरल टर्म निकल गई है। इस जनरल टर्म के जरिए अब आपसे मैं बोलूं कि बताओ जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि पावर में 12 है तो टोटल टर्म्स तो 13 होंगी, उन 13 टर्म्स में बताओ 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने के लिए सिंपली तुम r की जगह 9 पुट कर दो, 10th टर्म निकालने के लिए तुम सिंपली r की जगह पर 9 पुट कर दो गाइस। तो ये है हमारा इस प्रकार से जनरल टर्म निकालने का तरीका। अब क्वेश्चन देखते हैं जो जनरल टर्म पर बेस्ड होंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख सकते हैं। मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 1, फिर मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, एक सुंदर क्वेश्चन कराऊंगा। देखिएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8। कह रहा कि जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे ना, इसको जब एक्सपेंड किया जाएगा तो एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब x की पावर में क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो वो जो x की पावर में वो जो 5 बन जाएगा, उस 5 का, उस x की पावर 5 का कुछ कॉफिशिएंट भी तो होगा ना। कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं 12x², बताओ x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप आंसर कर देंगे, आंसर इज 12। मैं अगर आपसे बोलूं 13x³, यहाँ पे x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो गाइस आप आंसर क्या कर देंगे यहाँ पे, 13। ओके, सो कह रहे कि जब इसको भी एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करके कोई एक टर्म ऐसी होगी जहां पर x की पावर 5 आ जाएगी। जहां पर x की पावर 5 आ जाएगी उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, उस x की पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर इसको ना अगर मैं देखो एक्सपेंड करने बैठूं, देखो लंबा तरीका, 8c0 x की पावर 8
3 की पावर 0, 8c1 x की पावर 7 3 की पावर 1, 8c2 x की पावर 8 माइनस 2 6 और 3 की पावर 2, and then 8c3 x की पावर 5 और 3 की पावर में 3। तो आप देख सकते हैं x की पावर 5, x की पावर 5 आपको दिख रहा है ना। बताओ उस x की पावर 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, तो आप बोलेंगे 8c3 इंटू 3 का क्यूब। सो ये आंसर है, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड करने थोड़ी बैठोगे एग्जाम में एक्सपेंड करने मत बैठ जाना। आपने सिंपल जो है ये सब कुछ नहीं करना भाई, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपने यहां पर ये जो x प्लस 3 की पावर में जो 8 दे रखा है, आपने सिंपली इसका निकालना है जनरल टर्म टी आर प्लस 1, फॉर्मूला होता है ना एन सी आर, ए की पावर में n माइनस आर, बी की पावर में r। सो 8cr, a हमारे लिए x है, x की पावर में 8 माइनस r, b हमारे लिए 3 है। ये जनरल टर्म आपका निकल गया। अब r की जगह ऐसा कुछ पुट कर देना है जिससे कि हमें क्या मिल जाए, x की पावर में 5 मिल जाए। हमें x की पावर में 5 लेकर आना है। बताओ इसको 5 बनाने के लिए r की जगह क्या पुट करूं, तो बोल दो भाई हमें 8 माइनस r को क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो उसके लिए r की जगह पर 3 पुट करना पड़ेगा, और r की जगह पर अगर आपने 3 पुट कर दिया तो 3 प्लस 1, ये पक्की बात है, ये फोर्थ टर्म बन जाएगी। 3 प्लस 1 ये फोर्थ टर्म बन जाएगी। 8c3 x की पावर में 8 माइनस 3 यानी कि 5 और 3 की पावर में r की जगह 3। सो गाइस देख सकते हैं, अब यहां पर आप स्थिति बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और 3 की पावर में 3 कितना होता है, 27 होता है, इंटू में x की पावर 5, और इसको भी सॉल्व करेंगे 8 7 6 5 पे इसको मैं रोक देता हूँ। 3 फैक्टोरियल को लिख लेता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल, 27 इंटू एक्स की पावर 5। आप देखेंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, और हमारे पास ये आ जाएगा 8 सत्ते 56 इंटू 27 और आगे एक्स की पावर 5, और 56 की जो मल्टीप्लाई है बेटा आपको करनी पड़ जाएगी 27 के साथ। 7 6 42, 7 5 35, 6 दूनी 12, 11 2 1512, एक्स की पावर में 5। सो जो हमारा आंसर है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, जो एक्स की पावर 5 का जो कॉफिशिएंट है गाइस, ये कितना बन जाएगा, तो आंसर है 1512। सो जनरल टर्म के जरिए बेटा हम लोगों ने ये आंसर यहाँ पे फाइंड किया है, और आई थिंक ये आपको समझ में इसमें आया होगा। जैसे हमने ये किया है ऐसे ही मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत प्यारे क्वेश्चन की तरफ। सो ये देखिएगा गाइस, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हम। कह रहा कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है जरा समझना। जैसे मैं आपसे बोलूं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर एक चीज देखोगे कि जो सेकेंड टर्म है इसके पास कोई x नहीं है, ठीक है जी, इसके पास यहां पर कोई भी x नहीं है। सो भाई ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है जी। अब मतलब तुम्हारे पास जो भी चीज नहीं है ना, तुम समझ लो उससे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अब हो सकता है बहुत से बच्चे बोले कि सर हम तो इंडिपेंडेंट ऑफ गर्लफ्रेंड हैं, तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, है ना, भाग्य में यही लिखा है तो क्या किया जाए। तो यहां पर फिलहाल इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है जी, और इसको x ही समझना, कोई दूसरा x मत समझना भाई। तो बच्चा लोग इंडिपेंडेंट ऑफ x बोले तो एक ऐसी टर्म जिसके पास ये ना हो। ओके, तो देखिएगा 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 एक्स की पावर में कितना है भाई, 6, ठीक है। सो बच्चा लोग
जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म आपसे पूछी जाए तो उस सिचुएशन में गाइस हमेशा याद रखिएगा आप लोगों ने फाइंड करना है जनरल टर्म, ठीक है। वी आर गोइंग टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन विल बी टी आर प्लस 1 6 CR, क्योंकि यहां R प्लस 1 है तो इधर R, A का काम कर रहा है 3/2 x स्क्वायर, पूरे की पावर में आ जाएगा 6 माइनस R, ठीक है। और B हमारे लिए है -1/3x -1/3x, यहां पूरे की पावर में आ जाएगा R, ठीक है। ओके, सो NCR, A की पावर में n माइनस R, B की पावर में R, इतना हो जाता है। इसको बच्चों मैं सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि x यहां भी है, x वहां भी है, सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले इसको आप लोगों ने। तो 6CR यहां 3/2 की पावर में आ जाएगा 6 माइनस R, जो x है, x का क्योंकि स्क्वायर है तो 2 की मल्टीप्लाई पूरे से हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 12 माइनस में 2R, ऊपर है -1 की पावर में R, नीचे है 3 की पावर में R इंटू x की पावर में R। आई थिंक इतना समझ में आया होगा बच्चों। -1 था तो ऊपर में R आ गया, नीचे 3 था गाइस तो 3 की पावर में R बन गया, और आगे जो x है उस x की पावर में भी R बन गया। आपने वेरिएबल्स को एक साथ रखना है, जैसे x को एक साथ लेकर आना है, y अगर है तो उसको एक साथ लेकर आना है। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास है 6CR 3/2 की पावर में 6 माइनस R, ये जो x है उस x की पावर में चल रहा है 12 माइनस, ऑलरेडी जो चल रहा है वो है 12 माइनस 2R। इस x को जब मैं देखो वो x और ये x बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट, ये R ऊपर जाएगा तो ये माइनस का R बन जाएगा, यहाँ रहेगा -1 की पावर में R, और डिनोमिनेटर में एक आपका बन रहा है क्या 3 की पावर में R। यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना अगर हम लोग कर लेते हैं भाई तो देखो TR प्लस 1, बस इसको एक लास्ट टर्म में और लिख देता हूं 6CR 3/2 की पावर में 6 माइनस R, x की पावर में 12 माइनस 3R -1 की पावर में R और अपॉन में 3 की पावर में R। सो बच्चे ये हमारी निकल चुकी है जनरल टर्म। यहां जनरल टर्म तक बेटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। सो अब बच्चे हमें अब यहां पे क्या चाहिए, हमें R की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे x खत्म हो जाए। कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया था ये वाला, तो आपने बोला x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x², तो मैं बोल रहा हूं क्या यहां पर कोई x है, तो आप बोलेंगे है, दिख नहीं रहा है बट है। यहां x की पावर में क्या है लेकिन 0 है, x था उसके पास बट उसकी पावर में 0 है। उसी प्रकार से बेटा यहां पर भी कोई एक टर्म ऐसी होगी, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक टर्म ऐसी होगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, यानी कि उस टर्म में x की पावर 0 होगी। तो आपने करना क्या है बेटा, ये जो x की पावर में ये जो 12 माइनस 3R है इसको 0 पुट कर लो, तो यहां से आपका R जो है वो आ जाएगा 4, R की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, R की वैल्यू 4 मिल जाएगी तो समझ जाओ 4 जमा 1, पक्की बात है वो पांचवी टर्म, और यहां पे R की जगह आप 4 पुट कर दो। 6C4 3 की पावर में 6 माइनस 4 विल बी 2, और 2 की पावर में भी 2 इंटू x की पावर, तो ये तो 0 बन गया भाई, -1 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 6C4 6 पंजे 30 15, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, 3 3 9 में 81, ये कैंसिल, और 3 पंजे 15, 3 3 9, सो 5 के अपॉन में 12, यानी कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करके जो आपको पांचवी टर्म मिलेगी वो 5/12 मिलेगी, ठीक है। कोई x नहीं होगा इसके पास, ठीक है भाई। तो ये एग्जांपल था आपकी बुक में, इसका आंसर 5/12 आप देख सकते हैं। जनरल टर्म फाइंड कर लेने के बाद यहाँ पे जो x की पावर होती है उसको 0 पुट कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ,
ये रहा, एक ये क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका एग्जाम्पल 15, यह है बेटा आपका एग्जाम्पल 15, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये हमने किया है, इतना हम लोग समझे हैं, तो यहां पर बेटा मैं आप लोगों को मिसलेनियस का अभी मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट भी रह गया भाई, अभी वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है ना। फिलहाल इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। काफी लंबा क्वेश्चन है, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मिसलेनियस का है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन ये होगा, पढ़ने में भी और देखने में भी आपको लग रहा होगा। कहता है कि फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ, कह रहा है कि ये जो a प्लस बी की पावर n है ना, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करके हमें क्या क्या मिलता है। कह रहा है कि इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है 729, सेकेंड टर्म है 7290 और थर्ड टर्म है 30,375। कह रहे कि रिस्पेक्टिवली, कह रहे कि फाइंड ए बी एंड एन। हमें अब ए बी और एन की जो वैल्यू है वो तीन चीजें बेटा हम लोग को फाइंड करनी है, ए बी और ये एन हमें यहाँ पे अब ज्ञात करना है। तो कैसे किया जाए बच्चे, तो तरीका देखिएगा बच्चे। हम निकाल रहे हैं सबसे पहले T1 का मतलब क्या होता है, NC0 a की पावर n b की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 729। यहाँ से ये आपका बन जाएगा NC0 तो 1 ही होता है बेटा, NC0 की वैल्यू 1 होती है, b की पावर 0 भी 1 ही होता है, तो ये बन जाएगा a की पावर में n इक्वल टू 729 एंड दिस इज आवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसका मैं यूज करूंगा यार अभी, ओके अच्छा इतना होता है। नाउ सेकेंड टर्म T2 NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 7290। सो NC1 बेटा, NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक है। सो आप चाहो तो एक्सपेंड करके देख सकते हो, तो NC1 में लिख देता हूं n, a की पावर में आ जाएगा n, इनटू में b, अपॉन में मैं लिख लेता हूं a, अपॉन में मैं लिख लेता हूं इसमें a। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो a की पावर में जो n माइनस 1 था उसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, a की पावर n, देखो a की पावर में वो जो n माइनस 1 है वो क्या है, a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 1, तो a की पावर n के अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। वो जो a की पावर माइनस 1 है वो अपॉन में आ जाएगा। सो ये होता है एंड दिस इज इक्वल टू 7290, दिस इज आवर T2। ओके T2 निकल गया भाई, अब निकालेंगे T3, अब निकालेंगे भाई T3। सो फॉर T3 गाइज हमारे पास NC1 हो गया, अब यहाँ आ जाएगा NC2, a की पावर में आ जाएगा n माइनस 2, b की पावर में 2 और दिस इज इक्वल टू 30,375, 30,375, इतना है हमारे पास ये। और NC2 का मतलब होता है n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन a का स्क्वायर b का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 30,375। और यहाँ से T3 जो निकलेगा, T3 दिस विल बी n को एक्सपेंड किया जाए n माइनस 1, n माइनस 2 विल बी लाइक कैंसिल आउट, अपॉन में हमारे पास चल रहा है 2 फैक्टोरियल का मीनिंग है 2, आगे रहेगा a की पावर में n, b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 30,375 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीन इक्वेशंस गाइस हमारे पास आ चुकी हैं और इन तीनों को अब हम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि जो भी आंसर अब a b n निकलेगा वो इन तीनों से ही निकलने वाला है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जरा देखिएगा। नाउ आप ना T1 को डिवाइड कर दो T2 से, T1 जो है बेटा उस T1 को आप डिवाइड कर दीजिए इस T2 से, ठीक है। देखो डिवाइड करके क्या मिलेगा, T1 क्या है a की पावर n और यहाँ पे ये हमारे T2 क्या है n
ए की पावर एन बी अपॉन में ए एंड दिस इज इक्वल टू 729 अपॉन में 7290। ये याद रखना है भाई, T1 T2 T3 निकालने के बाद अब आप डिवाइड करो T1 को T2 से देन T2 को T3 से। देखो यहां से कुछ कंक्लूजन मिलेगा, देखिएगा क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। हमारा ये a की पावर n से ये a की पावर n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये 729 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बन के आएगा 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 10 और यहाँ पर नीचे है डिनोमिनेटर में एन बी, जो अपॉन में जो ए था वो ए ऊपर आ जाएगा और यहां से बच्चे आप लोग कह सकते हैं कि हमारा जो a बाय बी है, ये जो a अपॉन में b है वो किसके इक्वल है, n को भेजो राइट में, ये n बाई 10 के इक्वल है, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन 4। हमने a बाई बी की वैल्यू निकाली है n बाई 10। चलो ठीक है, इसको भी इतना रहने देते हैं। T1 बाई T2 निकल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड T2 अपॉन में T3। सो गाइस T2 है हमारे पास n a की पावर n b अपॉन में a और T3 था n माइनस 1 अपॉन में था 2, अपॉन में 2 था ना यार, हाँ अपॉन में 2, फिर a की पावर में था n b का था स्क्वायर और अपॉन में था a की पावर 2, 7290, 30,375, यही था ना यार, 30,375 an b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। सो इतना है। अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं भाई, जरा एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक n से ये n कैंसिल, a की पावर n से ये a की पावर n कैंसिल, एक a से एक ये a कैंसिल, एक b से ये b कैंसिल, ओके। तो ऐसे में तो फिर ऊपर बचा क्या, ये आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1, वो सब कैंसिल, नीचे बचेगा n माइनस 1, an कैंसिल, एक बचेगा b, डिनोमिनेटर में बचेगा 2a और इसको भी कैंसिल कर लेते हैं यार। तो ये कितने से जाएगा भाई, जरा एक बार देखिएगा। ओके, सो हम कैंसिल आउट कर रहे थे। सबसे पहले हमने किया था 15 से 15 चौक 60, 15 अठे 120, 15 छः 90, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ये जाएगा हमारा फिर से 9 से करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और ये हमारा रहेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और ये जाएगा 9 छः 54, 9 दूनी 18, 9 6 बाई 25, ओके। 6 अपॉन में 25, 6 अपॉन में 25 और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे 2 से ये 6 कट जाएगा, आ जाएगा 3। सो ये बन जाएगा a अपॉन में b और वो 3 है उधर, अपॉन में 25 है और इधर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1। सो गाइज यहाँ से a बाई बी की एक और वैल्यू मिल गई है। जैसे a बाई बी की एक वैल्यू वो मिली थी, ऐसे ही a बाई बी की एक वैल्यू हमें ये भी मिल चुकी है एंड दिस इज इक्वेशन 5 फ्रॉम 4 एंड 5। अब ये क्वेश्चन खत्म। फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5। इक्वेशन 4 में a बाई बी किसके इक्वल था, n बाई 10 के इक्वल, और यहाँ से a बाई बी किसके इक्वल है, 3n माइनस 1 अपॉन में 25 के। सो गाइस हम इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25n 10 3 30n माइनस में 30, 30 इक्वल टू 5n और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6। n मिल गया बच्चे हमें फाइनली। अब n मिला है उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। फ्रॉम 1, a की पावर में जो n था वो था 729, तो a की पावर में 6 और यहाँ 729 जो वो 3 की पावर में 6 है, तो a हमारा बन जाएगा यहाँ से 3, a भी मिल गया। नाउ ये जो हमारा
a बाई बी था, इट वॉज n बाई 10। अब a है 3, b मुझे मालूम नहीं है, n निकला है 6, अपॉन में है 10, सो b की वैल्यू आ जाएगी 30 के बट्टे में 6 विल बी 5। सो b हमारे पास बन जाएगा बेटा 5। a मिल गया, b मिल गया और n, ये तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। और ये एक बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, बट जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आएगा तो भैया ये लंबी चौड़ी प्रोसीजर आप लोगों को इसमें लगानी पड़ेगी यार, ठीक है। सो ये होता है भाई, ऐसे ही जैसा ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको भी करवाया, सेम इसके जैसा ही एक एग्जाम्पल बेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जरा देखिएगा। एग्जाम्पल 8, द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो गाइस T2, T3, T4 ये सब यहाँ पे दे रखा है, वही डिवाइड वगैरह करके बेटा यहाँ पे फाइनली आप लोगों को आंसर यहाँ पे निकालना है। यहाँ पर इन्होंने थोड़े शॉर्टकट वगैरह कर रखे होंगे, बट आप तरीके से प्रॉपर इसको करेंगे यार, ठीक है। सो ये होता है बच्चे, इतना होता है यार। अब मैं आप लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बता देता हूँ तो उसके बाद मैं आप लोगों को सीधा फिर जो क्वेश्चंस होंगे उनकी तरफ लेकर चलूंगा। ये लास्ट टॉपिक है हमारा मिडिल टर्म, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं ओनली, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जरा समझिएगा बच्चे, देखिए होता क्या है, जब हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट तो ना दो सिचुएशंस होती हैं हमारे पास। पहली सिचुएशन क्या है कि अगर मान लो a प्लस बी की पावर में आ जाए 4, कितना आ गया 4, 4, ठीक है। 4 अगर आता है तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, बताओ टोटल टर्म्स कितनी होंगी। पावर में 4 है, टोटल टर्म्स कितनी होंगी 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, कहां तक जाएगा 4c4 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स होंगी। टोटल कितनी टर्म्स होंगी 5 टर्म्स। 5 टर्म्स में भी ये वाली जो टर्म होगी ये आपके लिए क्या कहलाएगी, ये आपके लिए कहलाएगी मिडिल टर्म, है ना भाई। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, 5 टर्म आपको मिलेंगी, आउट ऑफ विच दिस थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म, दिस विल बी द मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहां पर आप बेसिकली करते क्या हो, वो जो 4 है बेटा, उस 4 को आपसे मैं कहता हूं कि आप ना उस 4 में एक प्लस कर लो। एक प्लस कर लोगे तो ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे टोटल टर्म्स को 5, और एक उस पर प्लस करके उसको आप हाफ कर लो, तो 6/2 आपका थर्ड टर्म मिडिल टर्म निकल जाएगी। समझ में नहीं आया, छोड़ो। देखो ऐसा होता है ना, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था ना क्लास 9th में। मीडियन जैसे कि अगर आपसे बोला जाए 3, 6, 9, 10, 11, बताओ इसमें मीडियन क्या है। मीडियन तो आप क्या बोलते थे कि n+1/2th टर्म, 1 2 3 4 5 में एक प्लस कर लो, हाफ कर लो, तो थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म, सो 9 विल बी द मीडियन। यही तो होता था मीडियन, मिडिल टर्म, है ना। सो यहां पर भी देखो क्या है, क्योंकि पावर में है 4, पावर 4 होने की वजह से टोटल टर्म हो जाएंगी 5, पावर 4 होने की वजह से टोटल टर्म हो जाएंगी 5। और रूल क्या होता है कि उसमें भी एक प्लस करके हाफ कर लो, एक प्लस करके हाफ कर लो, तो 6/2 थर्ड टर्म, सो दिस विल बी द मिडिल टर्म, ठीक है। और इन ये अगर नहीं सही लग रहा तो भाई मैं आपसे बोलता हूं कि एक सिंपल सा तरीका है, पावर में क्या है 4, उसको कर लो आधा और उसमें जोड़ दो 1, ठीक है। थर्ड टर्म, अच्छा सर क्या ये हर जगह लग जाएगा, हाँ भाई हर जगह लग जाएगा। जैसे देखो अगर मान लो मैं लिख देता a प्लस बी की पावर में लेट से है 10, पावर में है 10, ठीक है। तो यहां पर देखो T1, T2, T3, T4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11,
टोटल 11 टर्म बनेंगी, 11 टर्म, ठीक है। 11 टर्म अगर टोटल बनती है, क्योंकि पावर में 10 है तो टोटल 11 टर्म इसमें बनने वाली है। 11 टर्म अगर इसमें बन रही है बेटा, तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि 11 में एक प्लस करके हाफ कर लो, 6th, ये हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। 6 के इधर भी 5 लोग हैं, 6 के उधर भी 5 लोग हैं। और एक तरीका जो मैंने आपको अभी बताया कि ये रूल छोड़ो, पावर में क्या है 10, उसे कर दो आधा, पावर में क्या है 10, उसे कर दो आधा, उसमें प्लस कर दो 1, 10/2, 5 + 1, 6th टर्म इज द मिडिल टर्म। ये है हमारे लिए क्या, मिडिल टर्म, ठीक है। सो ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, ये तब की बात हो रही है जब पावर में कोई इवन नंबर हो, जब पावर में कोई इवन नंबर हो। इवन नंबर हो तो सिंपली क्या करो कि पावर में है क्या n, उसे आधा करके उसमें एक प्लस कर दो। अच्छा, अगर मान लो पावर में कोई ऑड टर्म आ जाए तो, मान लो यहां पर आ गया 5, इधर आ गया 5, पावर में 5 आ जाने की वजह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और 6th टर्म। बच्चों, पावर में 5 आ जाने की वजह से टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगी। तो हम आपसे बोल रहे हैं भाई, इस सिचुएशन में एक नहीं 2 मिडिल टर्म हुआ करेंगी, मिडिल टर्म 1 और मिडिल टर्म 2। इस बार 2 मिडिल टर्म हुआ करेंगी, ये तीसरा भी और वो चौथा भी, ये हमारे लिए 2 मिडिल टर्म होंगे। अब आप बोलेंगे सर हमें पता कि हम कैलकुलेट कैसे क्या करेंगे, तो देखो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखना है तो पावर में क्या लिखा हुआ है 5, पावर में क्या है 5, उसमें 1 प्लस करके हाफ कर लो, ठीक है। ये आपका बन जाएगा क्या, थर्ड टर्म। और जो थर्ड टर्म निकल गया उसमें ही एक प्लस कर लो, यानी कि जो 5 + 1 था ना, अब 5 + 1/2 करके उसमें अलग से एक और 1 प्लस कर लो, तो 5 + 1/2, 3 + 1, फोर्थ टर्म। ये 2 हमारे लिए मिडिल टर्म हुआ करेंगी। और डायरेक्ट अगर जनरल टर्म में फॉर्मूला अगर लिखें तो आप कह सकते हैं कि n + 1/2th टर्म एंड n + 1/2th + 1th टर्म, ये 2 हमारे लिए यहाँ पे मिडिल टर्म रहा करेंगे। तो अब जरा इसी चीज को एक बार थोड़ा सुंदर सा लिख लेते हैं भाई, है ना, पढ़े लिखे लोगों की भाषा में। जरा देखिएगा, अगर हमारे पास कभी भी a + b की पावर में n है, ये n जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल इंडेक्स, तो यही है ना, बाइनोमियल इंडेक्स। तो ये जो n है होने के लिए ये इवन हो सकता है, और होने के लिए ये जो n है वो ऑड भी हो सकता है। n इवन भी हो सकता है और यही जो n है ये ऑड भी हो सकता है। अगर n इवन है तो यहां पर याद रखिएगा भाई, n अगर इवन है तो यहां पर सिर्फ एक मिडिल टर्म होती है, बट इस सिचुएशन में आपकी 2 मिडिल टर्म्स हुआ करती हैं। यहां पर जो है वो आपकी 2 मिडिल टर्म हुआ करेंगी यार, ठीक है। आपको भी बताया मैंने कि अरे ये कहां गया, हाँ जी, अरे किधर चले गया भाई, ओके ओके। सो देख सकते हैं जब 4 में, जब पावर में इवन है तो एक मिडिल टर्म, जब पावर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म। यहां ये हिसाब जरा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे एक मिडिल टर्म, वहां पे 2 मिडिल टर्म। क्वेश्चन आता है कि वो मिडिल टर्म फाइंड करेंगे कैसे, तो यहां जो फॉर्मूला होता है, जो n है पहले उसको हाफ करना है, हाफ करना, तब उसमें 1 प्लस करना है, ठीक है। बट अगर उसकी बात करें तो यहां पे क्योंकि n ऑड है तो पहले 1 प्लस करना है फिर हाफ करना है, ये पहली टर्म है, और इसी में ही बाद में एक अलग से 1 प्लस कर देना है। ये 2 हमारे लिए मिडिल टर्म रहा करती हैं। अब मैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे गाइस आपसे बोला जाए कि फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
8 भी है। ओके, सो कह रहे कि फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि पावर में है 10, पावर में है 10 जो कि है इवन नंबर, ठीक है। पावर में 10 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 टर्म्स होंगी। टोटल 11 टर्म है तो सबसे बीच में कौन होगा? 6। 6 के इधर भी 5 लोग, 6 के उधर भी 5 लोग, तो छठी टर्म हमारे लिए मिडिल टर्म होगी, ठीक है। छठी टर्म मिडिल टर्म होगी। बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देख लोगे तो पावर में था कितना? पावर में था 10, तो 10/2 + 1 विल बी 11th टर्म, ठीक है। सो लिख देंगे यहाँ पे 10/2 + 1th टर्म, यानी कि दिस इज 11th टर्म इज द मिडिल टर्म, दिस इज द मिडिल टर्म। अब 11, इसने बोला कि फाइंड द मिडिल टर्म, कह रहा है कि तुमने ये तो पता कर लिया कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी, 11वीं टर्म मिडिल टर्म होगी, बट वो है क्या उसको फाइंड भी करो। नाउ यू हैव टू फाइंड 11th टर्म, 11वीं टर्म को फाइंड भी करना है। तो भाई पावर में है, ओ सॉरी यार मैंने क्या लिख दिया, 10/2 5 + 1, ये 6th टर्म है यार, सॉरी है, माय बैड, यहाँ पे 6th टर्म है, 6th टर्म। तो 6th टर्म हमको फाइंड करनी है गाइस। तो पावर में 10 10c 6th टर्म r कितना बन जाएगा? 5, ठीक है बच्चों, r हमारा यहां पे बन जाएगा कितना? 5। 6th टर्म की बात हो रही है। अब देखिए a हमारे लिए है x/3, 10 से 5 माइनस किया 5, b हमारे लिए है यहाँ पे 9y और पूरे की पावर में आ जाएगा 5। बच्चे यहां तक आप लोग समझे कि नहीं समझे? हमारे पास पावर में 10 था तो टोटल टर्म बननी थी 11, तो 11 के हिसाब से हमारी जो मिडिल टर्म होती वो 6th टर्म हो जाती, और फॉर्मूला भी जब मैंने लगाया तो 10/2 + 1 6th टर्म ही हमारी मिडिल टर्म आ रही है। सो 6th टर्म जब मैं फाइंड करूंगा तो देखो उस n के अकॉर्डिंग 10c 5, x/3 पूरे की पावर में 10 और 5 का डिफरेंस 5, 9y की पावर में 5, ठीक है। ये वाला 5 कैसे आया? हमने इस 10 में से इस 5 को माइनस किया तो ये 5 ही बनेगा। अब देखिएगा इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यहाँ x की पावर 5 रहेगा, यहाँ 3 की पावर में 5 रहेगा, यहाँ 9 की पावर में 5 रहेगा, और अब इनटू में y की पावर में भी इसमें 5 रहेगा यार, ठीक है। सो देखिएगा इतना होता है। सो इसको सॉल्व करेंगे 10 9 8 7 6 और 5 पे मैं इसको रोक देता हूँ, नीचे भी 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5, और क्योंकि ये जो 9 है और अपॉन में 3 है दोनों की पावर में 5 है तो मैंने इसको एक साथ ही लिख दिया, ठीक है। सो आप देखेंगे कि ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ओके, सो ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 इंटू 7 हमारा बन जाएगा 7 6 42, 252, और ये भी हमारा बनेगा 3 की पावर में 5, 3 की पावर में जो 5 होता है गाइस, 3 3 9 3 21 243, और x की पावर में 5, y की पावर में 5, और अब जैसे यहाँ पे 252 है हमारे पास और इनटू में हमारे पास 243 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। सो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, फिर ऐसे 252 इंटू 2 है तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 6 8 5 13, 8 4 12, 1 और 1 6, तो 6 1 2 3 6, x की पावर में 5, y की पावर में 5, और देख सकते हैं बेटा ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 61 236, x की पावर 5, y की पावर 5। अब जैसे ये किया है ऐसे ही सेम बेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। जैसे वहाँ पे पावर में 10 है, वहाँ पर आपको पावर में कितना दिखाई दे रहा है बेटा? 10 दिखाई दे रहा है।
तो 10 की सिचुएशन में तो बेटा आपके कितने मिडिल टर्म बने हैं, आपका एक मिडिल टर्म बना है, बट वहां पे पावर में अगर 7 आ जाए, 7 कैसा नंबर है बेटा, 7 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की सिचुएशन में बेटा आपके जो है 2 मिडिल टर्म यहां पर बेटा आपकी बन जाएंगी, यहां पर आपकी इस सिचुएशन में 2 मिडिल टर्म बन जाएंगे। तो आओ जी इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे x 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 है, पूरे की पावर में इधर 7 है, ठीक है, पूरे की पावर में हमारे पास यहाँ पे 7 है। तो इधर जो है क्योंकि पावर में 7 है तो देखो टर्म सोचो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, पावर में 7 है, तो टोटल कितनी टर्म्स बनने वाली हैं, टोटल 8 टर्म्स बनने वाली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये चौथी और ये पांचवी, ये 2 मेरे लिए मिडिल टर्म होंगी, 4 की पहले भी 3 और 5 की उस तरफ भी 3, ये 2 मिडिल टर्म यहां पर बन जाएंगी। बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 7 + 1 अपॉन 2th यानी कि 4th आ जाएगा, और 7 + 1 अपॉन 2 + 1, तो ये 2 आपकी होंगी मिडिल टर्म। अब इनको फाइंड भी करना है, तो गाइस पहले T4 निकालेंगे, T4 निकालेंगे तो 7C, क्योंकि यहाँ पे 4th टर्म है तो R3 होगा, ठीक है, 3 की पावर में 7 - 3 विल बी 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 पूरे की पावर में इधर आ जाएगा 3, ठीक है। और आई थिंक ये वाला पार्ट यार आप खुद से कर सकते हैं मेरे ख्याल से ना, ऐसे ही आपको 5th टर्म भी निकालनी है, तो 7C यहाँ 4 आ जाएगा, 3 की पावर में इधर रहेगा 7 - 4 3, और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर में इधर आ जाएगा 4। सो बेटा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट में आपके हवाले कर दूं यार, ये आप खुद से कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। सो ये आप खुद से देख लेना यार, ये आपके हवाले किया जाता है वतन साथियों। सो ये हमारा बनता है भाई। अब मैं आपको बहुत ही एक प्यारा सा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, द कोफिशिएंट ऑफ द r - 1th, rth एंड r + 1th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर इन दिस रेशियो, ना फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक समझेगा। देखिएगा बच्चे, मिडिल टर्म का यही कॉन्सेप्ट था यार, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जिसमें अब आगे मिडिल टर्म भी दिखेंगे और बिना मिडिल टर्म वाले भी दिखेंगे, जनरल टर्म, ठीक है। सो उसी कड़ी में बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहे कि द कोफिशिएंट ऑफ r - 1th, rth एंड r + 1th टर्म, कोई 3 टर्म है लगातार आने वाली, कोई 3 टर्म है। जैसे एक टर्म मान लो चौथी टर्म हो जाएगी, एक पांचवी हो जाएगी और एक छठी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर वो तो ऐसी दिख ही नहीं रही। तो भाई देखो ना, जैसे ये पांचवी टर्म है तो ये 5 - 1th टर्म है, और ये आपके लिए 5 + 1th टर्म है। तो ऐसी कोई 3 लगातार 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ r - 1th, rn एंड r + 1th टर्म इन द एक्सपेंशन x + 1 की पावर n। कह रहा है कि x + 1 की पावर में जो n है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करके कोई 3 लगातार आने वाली टर्म्स हैं, उनके जो कोफिशिएंट है, उन कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो है 135। 3 लगातार आने वाली टर्म्स, उन तीनों टर्म्स की यहां बात कर रहा है। पहली टर्म है r - 1, दूसरी rth और तीसरी है r + 1th। इन तीनों टर्म्स के जो कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट यानी कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट जो स्टार्टिंग में लगा करता है बच्चे, जैसे यहां पर वेरिएबल x को हटा दो तो जो भी पार्ट आपका कांस्टेंट वाला रह जाता है ना, तो वो आपके लिए कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा r - 1th की अगर मैं बात करता हूं तो ये टर्म है क्या, तो आप बोलेंगे nc, क्योंकि यहां r - 1 है तो यहां r - 2 आ जाएगा। फिर x की पावर में n - r - 2 और 1 की पावर में r - 2, rth टर्म nc, जब यहां पे rth टर्म है तो इधर आएगा r - 1, ठीक है। तो यहां x की पावर में n - r - 1 और 1 की पावर में r - 1। ऐसे ही r + 1th टर्म, तो ncr x की पावर में n - r
और यहाँ 1 की पावर में आ जाएगा r। सो बच्चे आप देख सकते हैं, आई थिंक इसको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। कोई 3 टर्म की बात कर रहा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। देखो तीसरी टर्म क्या है, यहाँ r+1 लिखा था तो NCR, x यहाँ पे x है, तो x की जो पावर है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो n में से माइनस करोगे r, ये आ गया 1 की पावर में r। ऐसे यहाँ पे r था बेटा TR, तो NC यहाँ r-1 आ जाएगा। तो इस n में से घटाओगे किसको, r-1 को, और 1 की पावर में r-1। ऐसी r-1 था तो r-1 से एक माइनस किया तो देखो ये r-2, और इस n में से माइनस करोगे r-2 को तो वो रहा, और 1 की पावर में r-2। तो देखो भाई ये आपका बन जाएगा NC r-2 x की पावर में n-r प्लस 2। 1 को तो छोड़ो भाई, क्या लिखना है ना। ऐसे ही ये बनेगा आपका NC r-1 x की पावर में n-r प्लस 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, NCR x की पावर में n-r। ठीक है। सो बच्चे इसने बोला कि ये जो 3 टर्म हैं, इन तीनों टर्म्स में क्या बोलता है, जो कॉफिशिएंट होंगे उनका रेशियो ये है कॉफिशिएंट। तो देखिए बेटा, जब किसी टर्म के कॉफिशिएंट की बात करेगा तो याद रखिएगा जो x के साथ क्या नंबर लगा हुआ है, x के साथ। आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये रहा, यहाँ पर ये रहा भाई, और यहाँ पर ये रहा। सो इन तीनों का रेशियो है भाई NCR-2 रेशियो NCR-1 रेशियो NCR। दिस रेशियो इज 1, 3 and 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इतना जो कॉन्सेप्ट है ये है बायनोमियल थ्योरम का। इसके बाद का जो अब कॉन्सेप्ट चलने वाला है वो चलेगा आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ये आपके चलेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि 3 लगातार आने वाली टर्म्स r-1 rth और r+1th टर्म, इन तीनों टर्म्स की जो कॉफिशिएंट है, जब कॉफिशिएंट मैं बोल रहा हूं तो वेरिएबल x के साथ क्या लगा हुआ है, ये और ये। तो इन तीनों का रेशियो 1, 3 और 5 है। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। अब इतना होता है बच्चे, तो अब आपको क्या करना है, ये n फाइंड करना है और r फाइंड करना है। तो तरीका अब आप लोग देखिएगा भाई, इसको मैं लेके जा रहा हूं अगले पेज पे। हाँ जी बच्चे, नाउ मैं NCR-2 के अपॉन में लिख लेता हूं NCR-1, और वहां लिख लेता हूं 1/3। इन दोनों को मैंने रख दिया एक साथ। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला लगा रहा हूं n फैक्टोरियल r-2 का फैक्टोरियल, और n में से माइनस करोगे r-2 को डिनोमिनेटर में, n फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल, n में से माइनस करोगे r-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू में 1/3। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो आपने कैसे कर दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। तो भाई देखो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब वो चीज़ क्या है, देखो ऊपर है NCR-2 है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो पहले n का फैक्टोरियल आएगा, फिर इस r-2 का फैक्टोरियल आएगा, फिर n में से r घटाना होता है, उस n में से इसको माइनस करना होता है। तो सोचो जब n में से माइनस करोगे r-2 को, तो ये n-r प्लस का 2 नहीं हो जाएगा, n-r प्लस का 2 और उसका फैक्टोरियल। सो वही चीज़ बेटा वहाँ पर हमने करी है, n फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल, और हमारे पास आगे n-r और ये आगे प्लस का 2 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r प्लस का 1 फैक्टोरियल, और ये दिस इज इक्वल टू 1/3। इतना होता है बच्चे। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पे, आप देखेंगे कि हमारा ये जो n फैक्टोरियल है इससे ये कट जाएगा, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी r-1 का फैक्टोरियल n-r प्लस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा r-2 फैक्टोरियल n-r प्लस 2 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। सो r-1 है, इसको मैंने एक्सपेंड किया r-2 तक और इसको यहाँ पे रोक दिया,
n माइनस आर प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है r माइनस 2 और ये n माइनस आर प्लस 2 है ना, इसको एक्सपेंड करो बेटा, n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1, इसको यहाँ पे रोका, ओके, एंड लास्ट में यहाँ चल रहा है 1/3। सो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, हमारा r माइनस 1, हमारा r माइनस 2 से r माइनस 2 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, और ये बन जाएगा r माइनस 1 के अपॉन में, r माइनस 1 के अपॉन में आ जाएगा n माइनस r प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3, n माइनस r प्लस का 2 इक्वल टू में 1/3। अब इतना हमने किया बेटा, तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 3r माइनस का 3 n माइनस r प्लस का 2, 3r प्लस r 4r माइनस का n, दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वेशन 1। ये अभी सिर्फ एक इक्वेशन बनी है। जैसे बच्चों हमने अभी सिर्फ ये निकाला है, इसी प्रकार से अब हम लोगों को इस NC r माइनस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा NCR से, और ये हमारा इक्वल टू रहेगा 3/5। अब जैसे इन दोनों को डिवाइड किया था तो हमें लेफ्ट साइड में ये मिला था ना, r माइनस 1 ऊपर आ गया था और n माइनस का r प्लस का 2 नीचे आ गया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो हमें आंसर जो मिलना चाहिए, r हमारा ऊपर रह जाएगा और n माइनस r प्लस 1 हमारा नीचे आना चाहिए, और ये हमारा इक्वल टू 3/5 रहना चाहिए। सो देखिएगा भाई, जरा इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है n फैक्टोरियल, n r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस का 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 3/5। और आप देखेंगे n से n कट जाएगा, इससे ये कैंसिल, और r फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, n माइनस r भी ऊपर ही रहेगा, और नीचे रहेगा आपके पास r माइनस 1, और हमारा रहेगा यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/5। तो देखो जो r को जब आप एक्सपेंड करोगे, r माइनस 1 n माइनस r, डिनोमिनेटर में है r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r, दिस इज इक्वल टू 3/5। सो आप देखेंगे r माइनस 1 से r माइनस 1 से ये r माइनस 1 कैंसिल, और n माइनस r से ये n माइनस r कैंसिल। फाइनली जो हमारे पास बचेगा r, डिनोमिनेटर में रहेगा n माइनस r प्लस 1 और इक्वल टू में 3/5। तो यहाँ पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सिंप्लीफाई करना आप लोगों को इसमें आना चाहिए यार। सो इतना कर लेने के बाद बेटे जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 5r 3n माइनस 3r प्लस का 3, सो 5r प्लस 3r 8r माइनस का 3n, 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। सो ये हमारे लिए अगर इक्वेशन 1 है तो ये हमारे लिए बन जाएगी इक्वेशन 2। सो 1 और 2 ये दो इक्वेशन मेरे पास हैं, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है यार। सो सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करना है भाई। तो देखो 8r माइनस में 3n इक्वल टू में 3 है, इसको डबल कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8r माइनस 2n इक्वल टू 10, कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 विल बी माइनस n माइनस 7, n हमारा बन जाएगा 7। अच्छा n 7 आ गया तो माइनस 7 और 5 12, r हमारा आ जाएगा इसमें 3। सो बच्चे n मिल गया है 7 और r की वैल्यू आ गई है 3। अगर मुझसे पूछा जाए कि वो 3 टर्म कौन सी थी, तो r की जो वैल्यू 3 आई है 3, तो पक्की बात है 3 माइनस 1 3 और 3 प्लस 1, तो वो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म रही होंगी। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इन तीन टर्म के जो कॉफिशिएंट का रेशियो है वो 135 आएगा। अब आप वो चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, n भी मिल ही गया है, ठीक है। सो ये भी भाई हमारा बनता है एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इतना अगर हो जाता है भाई तो अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे आगे। सो गाइस अब तक हम लोगों ने
यहाँ पर ये सो बच्चों लोग हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 9 भी है, जिसमें बोला गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर में n आर इन द रेशियो 1, 7 एंड 42। तो यानी कि भाई बात वही पड़ गई है, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोल दिए, तो यहाँ पे उन 3 टर्म्स को आप मान लेना r माइनस 1th, rth एंड r प्लस 1th टर्म। ओके, सो बाकी करने का मेथड पूरा सेम रहेगा। बाकी इन्होंने वो बात अलग है कि यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट मार के इसकी जगह सीधा वो लिख दिया है, तो आप जो है तरीके से बड़ा इसको कीजिएगा पूरा प्रॉपर सॉल्व। ठीक है, अब देखिएगा ये जो एक्सरसाइज है, फिर इसमें बाकी इजी क्वेश्चन यार, इनमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में 12 आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, कह रहा 1 प्लस एक्स की पावर में m है, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना दिस इज 6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दिस इज 6। तो बच्चे पहले तो ना इसकी जनरल टर्म निकालो, t r प्लस 1 बन जाएगा m c r। 1 की पावर में तो अगर आप लिखोगे भी तो वो m माइनस आर बनेगा और x की पावर में r आ जाएगा। ठीक है, बट आपको चाहिए x का स्क्वायर, और x के स्क्वायर के लिए बेटा आपको r की जगह पुट करना पड़ जाएगा 2, पुट r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 रखोगे तो ये बन जाएगी आपकी 2 प्लस 1 थर्ड टर्म। सो m c 2, 1 की पावर में कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, और यहाँ रहेगा x का स्क्वायर। सो गाइज मैं आपसे बोलता हूँ कि नाउ कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो क्या है, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दिस इज MC2। ओके, और क्वेश्चन में दे कितना रखा है, वो कहता है कि वो जो MC2 है वो 6 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर लो यार, m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल। सो ये m माइनस 1 भी आएगा, m माइनस 2 कैंसिल होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो इक्वल टू में 6, और ये m माइनस 1 इक्वल टू 12। सो m स्क्वायर माइनस m माइनस का 12, फैक्टर इसके बनाओगे तो m माइनस 3, m प्लस 3 और m माइनस 4। ठीक है, सो m स्क्वायर माइनस 4 m प्लस 3 माइनस m माइनस 12। ठीक है, सो m की एक वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी और m की एक वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 को भाई हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसने बोला था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। ठीक है, सो ये हमारे यहाँ पे इस तरह से निकल जाता है भाई। अब जैसे ये है ऐसे ही आपको क्वेश्चन बेटा यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स आप ट्राई कीजिएगा। मिसलेनियस में अगर हम जाएं, और इसका एक एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यार, बड़ा ही प्यारा, जरा देखिएगा ध्यान पूर्वक। एग्जाम्पल 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे डिजिट्स वगैरह बदल सकता है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बोला गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ, कह रहा कि 1 प्लस 2a की पावर में 4, 2 माइनस a की पावर में 5। कह रहा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ना तो हमें क्या देखने को मिलेगा, a की पावर 4, और उस a की पावर 4 में उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है वो हमको जानना है। ठीक है, सोचो पहले तो देखो यार, ऐसा है ना, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसको एक्सपेंड करके ही 5 टर्म आ जाएंगी, और इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसको एक्सपेंड करके 6 टर्म आ जाएंगी। तो यहाँ की 5 टर्म और वहाँ की 6 टर्म, इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना 1 प्लस 2a की पावर में 4, पहले मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, सो इसको निकालेंगे तो बेटा ये बनेगा 4c0, 1 को नहीं लिख रहा भाई मैं, 2a की पावर 0, 4c1, 2a की पावर 1, 4c2, 2a की पावर 2, 4c3, 2a की पावर 3, 4c4, 2a की पावर 4, और ये बनेगा 1। 4c1 4 होता है, 4 इंटू 2 8a, 4c2 6 होता है, 6 इंटू 4 24a स्क्वायर, 4c3 4 होता है, 8 इंटू 4c3 4 होता है, और 4 इंटू 8 32 a का क्यूब,
और 2 की पावर में 4 विल बी 16, a की पावर 4। सो ये चीज़ बेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 2 माइनस a की पावर में है 5। भाई ये जो कैलकुलेशन है ये प्रैक्टिस के उस पर ही बेटा आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे 4C0, 4C1, 4C2 इनको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो भाई कोई नहीं, आप इसको साइड में सॉल्व करो बढ़िया से, ठीक है ना, बट गलत मत करना यार, ठीक है ना। तो देखिएगा 2 माइनस a पूरे की पावर में 5। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, 5C0 2 की पावर 5 माइनस a की पावर 0, 5C1 2 की पावर 4 माइनस a की पावर 1, 5C2 2 की पावर 3 माइनस a की पावर 2, 5C3 2 की पावर 2 माइनस a की पावर 3, 5C4 2 की पावर 1 माइनस a की पावर 4, 5C5 और 2 की पावर 0 और माइनस a की पावर में 5। सो भाई ये बन जाएगा 1 1 और 2 की पावर में 32 विल 2 की पावर में 5 विल बी 32, 2 की पावर में 4 होता है 16 और ये 5C1 होता है 5 इंटू 16 विल बी 80 माइनस में a, 5C2 5 चौक 20 और 10 इंटू 8 80 प्लस में a का स्क्वायर, 5C3 और 5C2 सेम ही होंगे, सो ये भी 10 ही आएगा और 10 इंटू 4 विल बी 40 और आगे a का क्यूब, 5C4 होता है 5 इंटू 2 बनेगा 10, a की पावर में 4 एंड लास्ट माइनस में a की पावर 5। सो गाइज ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। नाउ अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, हमें कोफिशिएंट चाहिए कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, हमें a की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसको ना जरा ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास है लेट्स से x प्लस 1 और 2 प्लस 3x, इसका स्क्वायर है, चलो इसे भी यही है बस। मैं आपसे बोलता हूं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ व्हाट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू 2 x इंटू 3 1 इंटू 2 1 इंटू 3, सो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x 5x और लास्ट में हमारे पास आएगा 2। सो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपने आंसर कर दिया 5, आपने आंसर कर दिया 5। अब यहां तो आपने पूरे की मल्टीप्लाई करी। भाई अगर मान लो ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म आ जाए कि भाई आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ जाए, तो सोचो 1 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ, फिर इस 8a की मल्टीप्लाई इन सब के साथ, फिर 24a स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन सब के साथ, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो हमें तो सिर्फ a की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या करें। तो देखो तरीका होता है, मैंने यहाँ पे तुमसे पूछा कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप ना सिर्फ उन टर्म्स की मल्टीप्लाई करो जो आपके काम की हैं। जैसे सोचो बेटा, अगर मैं बोलूँ कि इस x की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर 2x मिलेगा, 2x मिलेगा। मैं बोलूं कि x की मल्टीप्लाई 3x से करो तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर ऐसे में तो 3x स्क्वायर मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा। क्या ये आपके काम का है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये हमारे काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। अच्छा 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 2 मिलेगा, क्या ये 2 आपके काम का, तो आप बोलेंगे नहीं ये भी काम का नहीं, क्यों, क्योंकि हमें x चाहिए, ये भी काम का नहीं है। ऐसी 1 की मल्टीप्लाई 3x से कर लो तो आपको 3x मिल जाएगा और लास्ट में आप इन दोनों को प्लस कर लोगे तो 5x बन जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ x कितना बन जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी भाई मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, आप इस 1 की मल्टीप्लाई करोगे, इनमें से किसके साथ करोगे जिससे कि हमें a की पावर में 4 मिल जाए, ये सोचो। हम इस 1 की मल्टीप्लाई इन सब में किसके साथ करें जिससे हमें a की पावर में 4 मिल जाए, तो आप बोलेंगे सर 1 की जो मल्टीप्लाई है ना वो कायदे से उस 10 के साथ होनी चाहिए, ये उस 10 के साथ होनी चाहिए, ठीक है। a की पावर 4 मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं सीधा कोफिशिएंट लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ये जो 8a है, 8 आगे क्या है a, अब a जो है यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो बात नहीं बनेगी, हमें a की पावर 4 चाहिए, यहां मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी, यहां मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी, यहां मल्टीप्लाई करके बात बन जाएगी a इंटू ए क्यूब, a की पावर में 4 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो, 8 की मल्टीप्लाई माइनस 40 से कर दो। अच्छा देन यहाँ पे 24 है,
यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ 80 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा वहाँ 32 है, ए का क्यूब है, 32 में ए का क्यूब, तो यहाँ -80 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। अच्छा जी, ऐसे ही वहाँ पे 16 है, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ 32 से हो जानी चाहिए, 16 × में 32। सो गाइस इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग और देख सकते हैं ये बनेगा 10 माइनस में 320 और यहाँ रहेगा 0, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, माइनस में 0, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 और 5, 16 दूनी 32, 3 इधर, 16 3 48 और 3 512। सो इतना आता है हमारे पास गाइस। और अब जो है 1920 और 10 1930, 1930 में जोड़ लो 512, ये आ जाएगा 2442 माइनस में। अब देखो जो नेगेटिव टर्म्स हैं वहाँ 2560 है और यहाँ 320 है, तो -60 और -20 विल बी -80, 25 और 30 विल बी 3 विल बी 28। सो ये आपका बन जाएगा और बाकी आंसर आपका नेगेटिव में आना, ये बात तो श्योर है। सो गाइस 10 से 2 गए 8, 7 से 4 गए 3 और 28 से 24 के 4। सो माइनस का 438 जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ए की पावर में 4 का कोफिशिएंट। सो देख सकते हैं एक बार आंसर में क्या है यार, माइनस में 438 देख सकते हैं, माइनस में 438 इज द राइट आंसर। सो भाई लोग ये हम लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर इसमें ये हुआ होगा यार। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया बच्चे, ऐसे ही ये सब एग्जाम्पल्स आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको लेकर चलूंगा मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले सोचो, पहले इसको और इसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें भी देखना पड़ेगा कि हाँ x की पावर 5 कब मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस में आपके बेटा, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। ओहो ओके, सो देखिएगा बच्चे, हमारे पास कहता है कि फाइंड a इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट का क्वेश्चन आ गया है, 3 + a x की पावर में है गाइस, दिस इज 9, ओके। एंड कह रहे कि दे आर इक्वल, x स्क्वायर का और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। कह रहे कि बताओ वो a जो है वो a क्या रहा होगा। तो भाई मैं पहले ना इसकी जनरल टर्म फाइंड कर रहा हूँ, जनरल टर्म। तो देखिएगा जनरल टर्म के लिए tr+1 9cr, 3 की पावर में 9 - r और a x की पावर में आ जाएगा r, ओके। सो गाइस हमें x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर के लिए मुझे r की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, 2 + 1 विल बी 3, 9c2, ठीक है, 9c2, 3 की पावर में 9 - 2 7, यहाँ a का स्क्वायर और x का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही मुझे x का क्यूब भी चाहिए, x का क्यूब, तो x क्यूब के लिए बच्चे में मुझे r की जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा और 3 + 1 4, सो 9c3, 3 की पावर में 6, a का क्यूब और x का क्यूब। अब बाकी जैसा कि इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गाइस, दिस इज 9c2, 3 की पावर में 7, a का स्क्वायर, और x क्यूब का जो कोफिशिएंट है दिस इज 9c3, 3 की पावर में 6 और a का क्यूब। सो आप देखिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा a स्क्वायर से ये पूरी पावर कैंसिल हो जाएगी, वहाँ पर एक a बचेगा, ठीक है। और यहाँ 3 की पावर 6 से पूरा कैंसिल, ये इस पावर को कैंसिल कर देगा। सो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 9c2, एक 3 यहाँ बचेगा, 9c3, यहाँ पे एक a बचेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये बनेगा हमारा 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9 - 2 7 फैक्टोरियल इंटू 3, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू a, एंड ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, और हमारा यहाँ पे जैसे 3 है, 2 फैक्टोरियल है,
इसको 7 इंटू 6 तक मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा इंटू में 3 मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। राइट में 3 इंटू 2 तक लेके गया 6 फैक्टोरियल इंटू में a, और आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं यहाँ पे। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे जो a की जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी 3 इंटू 3 9 अपॉन में हमारा जो बड़ा यहाँ पे ये आ जाएगा 7। सो गाइस ये जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है यहाँ पे आंसर। आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी यार। ओके सो बच्चे अब जो है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, टर्म फ्रॉम एंड। टर्म फ्रॉम एंड का मतलब क्या है जरा समझना इसका मीनिंग। बच्चे अगर आपसे बोला जाए a प्लस बी का क्यूब है तो क्या होगा, आप बोलेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसी है। आपसे बोला जाए कि बताओ इसकी सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये रही सेकेंड टर्म, ये रही भाई सेकेंड टर्म, है ना। मैं बोल दूं सेकेंड टर्म निकालो लेकिन यहां से नहीं, उस साइड से, तो बताओ एंड वाली साइड से सेकेंड टर्म क्या है, तो आप बोल देंगे ये रहा, है ना। तो बड़े इजीली आप लोगों ने देखकर बता दिया कि एंडिंग से सेकेंड टर्म ये है, एंडिंग से सेकेंड टर्म ये है। पर भाई अगर मैं आप लोगों से बोलूं, आप लोगों से बोला जाए कि यहाँ a प्लस बी की जो पावर है, और सिर्फ a प्लस बी नहीं है, लेट से 2a प्लस 3b है और पावर में यहाँ 10 है, बताओ इसकी एंडिंग से सेकेंड टर्म क्या होगी। अब यहाँ तो हम इसको एक्सपेंड करने नहीं बैठेंगे ना पूरा, है ना, पूरा एक्सपेंड करने तो नहीं बैठ जाएंगे, हमें एंड वाली एंड साइड से दूसरी टर्म चाहिए, तो वो कैसे निकाला जाए इसका तरीका देखना। तो देखिएगा जब भी कभी एंडिंग से कोई टर्म पूछी जाती है, एंडिंग से पहली दूसरी तीसरी चौथी जौन से भी टर्म पूछ ले तुमसे, तुम क्या करो इसको उल्टा कर दो, a प्लस बी को तुम b प्लस ए कर दो, a प्लस बी को b प्लस ए कर दो, ठीक है। अब बताओ तुम्हें कौन सी टर्म पूछी गई थी, सेकेंड टर्म, कहां से, फ्रॉम एंड। तो आपने करना क्या है 3c, क्योंकि सेकेंड टर्म पूछी गई है तो r होगा 1, ठीक है। ये b की पावर में आ जाएगा 3 माइनस 1 2, और a की पावर में आ जाएगा 1, और 3c 1 की वैल्यू होती है 3, b का स्क्वायर और आगे a। चेक करो आंसर वही है, आंसर यही है भाई। ये जो तुमने सेकेंड टर्म निकाली है ये शुरुआत से सेकेंड टर्म नहीं है, ये एंड से सेकेंड टर्म है। ये एंड से क्यों निकला, क्योंकि तुमने इस a और b को तुमने इंटरचेंज कर दिया, इन्हें तुमने इंटरचेंज कर दिया है। सेम चीज मैं बोलता हूं, बताओ इसकी भी एंडिंग से कोई तीसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, वो क्या होगी, बिगिनिंग से तो तुम निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये तो निकल जाएगी 10c, थर्ड टर्म बोली है तो r2 होगा, a का काम कर रहा है 2a, 10 माइनस 2 8, 3b की पावर में आ जाएगा 2, ये तो सिंपल है। लेकिन मैं बोलूं थर्ड टर्म फ्रॉम एंडिंग, अगर ये निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे, तो भाई इसके लिए आपने क्या करना है, वो जो 2a प्लस 3b है उसको 3b प्लस 2a की पावर में 10 लिख देना है, ठीक है। अब इसको नहीं देखना, अब उसको देखना है। आपसे क्या पूछेगी, ये थर्ड टर्म, तो भैया पावर में है 10, थर्ड टर्म पूछा है तो 10c2। अब a ये नहीं है, अब a आपके लिए 3b रहेगा, 3b की पावर में 10 माइनस 2 8, और 2a की पावर में आ जाएगा 2। एंड गाइस ये जो है दिस इज द थर्ड टर्म फ्रॉम राइट साइड, एंडिंग वाली साइड। ओके, सो इस पे ही बेस पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूं, जरा देखिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 है। ओके, सो देखना बच्चे, कह रहा कि फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग
टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। कह रहे इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, वो ये है। कह रहा बिगिनिंग से पांचवी टर्म और एंडिंग से पांचवी टर्म, ठीक है। और ये जो बाइनोमियल भी आपको जो दिया गया है ज्यादा सुंदर दे दिया गया भाई, यहाँ पे देखो फोर्थ रूट ऑफ 2, देखो यहाँ पे 2 के इधर ना 4 लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 की पावर है वो 1/4 है और 1/3 की पावर भी 1/4 है और पूरे की पावर में n है, ठीक है। कह रहा कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे, कह रहा बिगिनिंग से जो पांचवी टर्म होगी और एंडिंग से जो पांचवी टर्म होगी उन दोनों का रेशियो ये आने वाला है। कह रहा बताओ ये जो n है वो किसके इक्वल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है भाई, सो समझना भाई जरा सभी। देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से पांचवी टर्म। सो n क्योंकि पांचवी टर्म है तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर में 1/4, पूरे की पावर में रहेगा n-4, 3 की पावर में 1/4 और यहाँ पूरे की पावर में आ जाएगा 4 और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। यहाँ 2 की पावर में रहने वाला है n-4 के अपॉन में 4 और नीचे भी आने, अच्छा यहाँ नीचे 4 से वो 4 कट जाएगा, ओनली बचेगा 3, ठीक है गाइस। दिस इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। सो नाउ अब जो है हमें चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग। इसको मैंने कैपिटल T5 लिखा हुआ है, उसको मैं स्मॉल t5 लिख लेता हूं। नाउ फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग। अब एंडिंग वाली साइड से हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि भाई ये जो बाइनोमियल आपको दिया है इसको उल्टा कर लो, 3 की पावर में 1/4 पहले, सॉरी 1/3 की पावर 1/4 पहले प्लस 2 की पावर में 1/4 बाद में और पूरे की पावर में यहाँ क्या चलेगा, इधर चलेगा n, ठीक है। सो इस बार ये आपके लिए a, ये आपके लिए a बन जाएगा और ये आपके लिए b बन जाएगा। देख सकते हैं ये a है और वो आपके लिए b है, ओके। सो देख सकते हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग। सो गाइज NC4, a है 1/3 की पावर 1/4, पूरे की पावर में रहेगा n-4, b है हमारे लिए 2 की पावर में 1/4 और उस पूरे की पावर में आ जाएगा 4, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल और ये हमारे, अच्छा इसको लिखने की भी जरूरत नहीं यार, सीधा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना बाद में डिवाइड करके, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं यार, NC4 और इसको भी हम NC4 ही रहने देते हैं, NC4 और 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर रहेगा 2, नीचे 3 की पावर में n-4 के अपॉन में आ जाएगा 4, ये आ गया भाई। सो नाउ हमारे पास फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड दोनों ही मिल चुके हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ जो बिगिनिंग से जो पांचवी टर्म है और एंडिंग से जो पांचवी टर्म है इन दोनों का ही जो रेशियो है ये गिवन है √6:1 बोला गया। The ratio of the fifth term from beginning to the fifth term from the ending is √6:1. So okay, so fifth term from the beginning, this is NC4 और क्या था आगे यार, ओके 2 की पावर में n-4 अपॉन में 4 और अपॉन में 3 था, NC4 पर 2 था और नीचे 3 की पावर में आई थिंक n-4 अपॉन 4 था, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू √6/1, ओके। ये हमारा पूरा हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये हमारा है 2 की पावर में n-4 अपॉन में 4, पूरे के अपॉन में 3, जैसे 3 की पावर में n-4, ये भी होता है। अब है देखो ये 2 है वो 3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो,
और यहाँ पे नीचे 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ये 6 बन जाएगा। राइट साइड में आपका √6/1 है, तो ये मतलब है इसका 6 की पावर में 1/2 है, ठीक है। सो अब जो है 6 की पावर में n-4/4, इस 6 की मल्टीप्लाई वहाँ किया, 6 × 6 की पावर में 1/2, तो बेस सेम 1 + 1/2 3/2 या 6 की पावर में। ओके, सो इतना होता है बेटा। अब जो है आप यहाँ पे कंपेयरिंग कर लीजिए बोथ साइड, ठीक है ना, कंपेयर बोथ साइड। तो आपकी जो पावर है ये जो n-4/4 ये 3/2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से 4 3 12/2 6, और यहाँ से n की जो वैल्यू है गाइस ये हमें देखने को मिल जाएगी 10। सो आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी यार। सो गाइस इसके साथ ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट सब ओवर, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट वाले मैंने इसमें सब कवर कर दिए हैं। बहुत से एग्जांपल्स हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं, वो आपके हवाले छोड़ दिए गए, ईजी हैं आपके हवाले कर दिए गए हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है ना। और इनफैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है वो हो चुका है यार, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल जरूर कर लेना, ये तुम्हारे हवाले में कर रहा हूँ, दिक्कत आए तो कॉमेंट करना। एग्जाम्पल 16 ट्राई करना, और इसमें यार एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6 कहता है कि शो दैट द मिडिल टर्म, इसकी जो मिडिल टर्म है वो ये होगी, ये हमको प्रूव करके दिखानी है। और इसमें भी करेक्शन है, ये 2 की पावर में ये है भाई, ये है 2 की पावर में n है। तो ये जो है इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा भाई, ठीक है ना। जिसका हो जाए कमेंट में लिख देना डन सर कर लिया है, ठीक है। बाकी बच्चे कोई भी दिक्कत अगर आप लोग को आ रही है कमेंट के माध्यम से बेटा आप लोग बताइए। ये वीडियो भी मैंने आप लोगों की डिमांड पर ही बनाया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपने ही बोला था कि सर बायनोमियल का सेकंड पार्ट भी बना दो, ठीक है। मैं इसके बाद अब सीक्वेंस सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। कोई भी दिक्कत लगती है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, वहां उसके थ्रू बेटा आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भेज सकते हैं। जो बच्चे मेरे किसी भी जूम बैच वाले पेड बैच में इनरोलमेंट लेना चाहते हो तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही बेटा मेरी ऐप के थ्रू मेरे कोर्सेज को भी वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं बेटा आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।